तौर पर संत कर्मा माता, संत कबीर साहिब, संत गुरु घासीदास जी, संत गुरु जितने संत महापुरुष पैदा हुए उन सभी में महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी जन्म जयंती कार्यक्रम में आज आप लोग आए हुए हैं। और इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की बात को पूरे देश में घूम घूम कर बताने वाले वाम सेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांसीराम जी के चरणों में सिर झुकाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो आज इन सभी संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के चल रही हैं और आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस जयंती प्रोग्राम में हमारे बीच मंच में उपस्थित माननीय OP वाजपेयी जी, प्रदेश के प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, माननीय देवलाल सोनवंशी सिन्हा जी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़, और माननीय बहन लता केडाम जी, प्रदेश की महासचिव, और यहाँ उपस्थित है सभी जिले के पदाधिकारी और उपस्थित सभी कर्मचारी साथी, अधिकारी साथियों और जो भी समर्थक साथी लोग आए हैं, जो बाहर से सुन रहे हैं, रोड के उस पार से भी सुन रहे हैं, और यहाँ के जो भी निवासी हैं उन सभी को मैं सादर जय भीम करते हुए आज अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूंगा। साथियों, आज इस छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जगह जगह पर रोड़े अटकाने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हम लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे तो सबसे ज्यादा रोड़ा अटकाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग थे, और आज उसी पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी कहा था, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, हे मेरे सर्व समाज के गरीब लोगों, गरीब किसान मजदूर भाइयों बहनों, आप लोगों का भला एक कांग्रेस पार्टी कभी करने वाली नहीं है। इसीलिए बाबा साहब ने परेशान होकर के बोला था, आप लोग 4 आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का काम मत करना, 4 आने का भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य मत बनना। ये पार्टी ऐसी पार्टी है, इस पार्टी में जाओगे कोई भी हमारे ST SC OBC का भाई नेता बन के इनकी पार्टी में जाएगा, वो जलकर राख हो जाएगा। अकेले जाओगे, अपने समाज को मत ले जाना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक जलता हुआ घर है, उसमें जाओगे जल जाओगे, और उसमें जब उस पार्टी से निकाले जाओगे तो वापस अपने समाज के बीच में आओगे तो उस समय समाज जो है आपको साथ देगा, कांग्रेस पार्टी साथ देने वाली नहीं है। अनेकों उदाहरण आप लोग देख लीजिए, कई आदिवासी नेता हैं जो जिंदगी भर कांग्रेस पार्टी का काम करते रहे और कांग्रेस पार्टी में विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पाए, और जब कांग्रेस पार्टी ने लात मार कर उनको भगा दिया तो वापस समाज के बीच में आए और सामाजिक बैठकों में आजकल आप आना जाना करते हैं। इसीलिए मैं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिनका यह क्षेत्र है, पाटन क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी को क्या मजबूरी हो गई कि उनको एक पिछड़े वर्ग के बेटा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के नेता बाल गंगाधर तिलक ने एक जमाने में कहा था, एक महाराष्ट्र के पूना के पास अथनी नाम के जगह में मीटिंग करके कि ये कुर्मी समाज के लोग क्या विधानसभा और लोकसभा में जाके क्या हलचल आएंगे, ये तेली समाज के लोग क्या कभी विधानसभा और लोकसभा में जाके के तेल पेलेंगे, ये लोग ये कलार समाज के लोग क्या विधानसभा लोकसभा में जाके के दारू बनाएंगे, ये आदिवासी लोग वहाँ विधानसभा लोकसभा में जाने का काम क्यों करेंगे। वहाँ तो हमारे जैसे बड़े बड़े लोगों को जाना चाहिए, बड़े बड़े जो उच्च जाति के लोग हैं और हम लोग सम्मानित लोग हैं, और हम जैसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा में जाना चाहिए। उसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा था, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज OBC का बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो आज OBC का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी OBC समाज के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। और माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ में राम वन पथ गमन योजना लेके आए हैं। राम को
अपना आदर्श मानते हुए उनके आदर्शों पर चलने के लिए राम वन पथ गमन योजना के लिए आज इस छत्तीसगढ़ के बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महाकुंभ के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किए हैं। इसका मतलब है भगवान राम को अपना आदर्श मान के सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिताजी के आदेश पर राजपाट को छोड़कर 14 साल वनवास जाने का काम किया था, अपने पिताजी के आदेश का पालन किया था। लेकिन आज भूपेश बघेल जी के पिताजी आज वो जगह जगह बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आज जगह जगह बाबा साहब का प्रचार कर रहे हैं। ये कैसे राम को आदर्श मानने वाला बेटा है जो राम के आदर्शों का पालन करते हुए अपने पिताजी के आदेश को नहीं मान रहा है। अपने पिताजी के जो बात कर रहे हैं, उनके पिताजी जो काम कर रहे हैं, उनके आधार पर इनको छत्तीसगढ़ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा पर आकर सरकार चलाना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी वही मूवमेंट पूरे देश भर में चला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में आकर के कोई भी व्यक्ति अपने समाज का भला नहीं कर सकता। ये हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पहले कह के गए हैं। और जैसे कि इस देश के अंदर में बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र सरकार में, और बीजेपी का नारा है भारत माता की जय। भारत माता की जय जो बोलेगा उसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हैं लोग। भारत माता का क्या मतलब होता है? मैं बस्तर क्षेत्र से आता हूँ, बस्तर क्षेत्र में रहने वाला एक आदिवासी का बेटा हूँ। आप जाके देखिए बस्तर में, वहाँ का आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दे रहा है। हमारे लिए भारत माता ये है, हमारी माँ है, जमीन है, हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वही हमारी भारत माता है, वही हमारा देश है। तो असली देशभक्त कौन हुआ? जो आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए, हरियाली की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इन सरकारों से लड़ रहा है, वो असली देशभक्त है। कि ये लोग जो है केवल नारा लगाने वाले देशभक्त हैं। नारा लगाने से नहीं होता है, उसको हकीकत में अमली जामा पहनाना पड़ता है। आज जिन भारत माता की बात करते हैं, वही भारत माता आज करा रही है, रो रही है। इस भारत के इस धरती पर जो पहाड़ है, जल है, जंगल है, जमीन है, उसको लूटने का काम ये मोदी जी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो आप किस मुंह से भारत माता का नारा लगाते हो? आप उस भारत माता को अपनी माँ मानते हो, इस धरती माँ को अपनी माँ मानते हो? क्या कोई बेटा अपनी माँ के दोनों हाथ से लूटने का काम करता है क्या? दोनों हाथों से मिलकर बर्बाद करने का काम करता है क्या? हमारा जो हसदेव का अरण्य जंगल है, वहाँ पर जो हजारों एकड़ जमीन में जो कोयला खदान के नाम से अडानी की कंपनी को देने का काम भूपेश बघेल जी ने कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आए थे चुनाव के समय और उन्होंने कहा हसदेव अरण्य को हम बिकने नहीं देंगे, पूंजीपति के हाथों लूटने नहीं देंगे, हमारी सरकार बनाओ। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, 10,000 से ज्यादा आदिवासियों को हसदेव जंगल से उजाड़ने का काम बीजेपी की और कांग्रेस की सरकार मिली भगत होकर के कर रही है, और राहुल गांधी चुपचाप बैठे हैं और भूपेश बघेल जी चुपचाप बैठे हैं। आज यहाँ पर पंचायत सचिव के प्रतिनिधि हमारे विधायक जी से मिलने आने वाले थे, लेकिन आज हमारे विधायक जी की तबियत खराब होने की वजह से नहीं आ पाई। हम उनके मांगों का समर्थन करते हैं। बहुजन समाज पार्टी उनकी मांगों का समर्थन करती है। बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट मानना है कि उनके विभाग में उनका संविलियन होना चाहिए। 2018 से एरियर्स का वितरण होना चाहिए। 7वां वेतनमान उनको मिलना चाहिए। 6वें वेतनमान की गणना नियुक्ति तारीख से होना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का सरलीकरण करते हुए 100% नियुक्तियां उनकी होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इसकी समर्थन करती है और बहुजन समाज पार्टी इसी के लिए संघर्ष कर रही है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर में चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे अनियमित कर्मचारी हो, चाहे ठेका कर्मचारी हो, उनका नियमितीकरण होना चाहिए, संविलियन होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी इसकी समर्थक है, क्योंकि हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारत का संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जैसा इंसान, महामानवतावादी, महान जनतांत्रिक, महान लोक कल्याणकारी सोच रखने वाले, उन्होंने ऐसा संविधान लिखा है। उस संविधान से
किसी का भी अहित होने वाला नहीं है। अगर वो संविधान और उस संविधान के प्रावधान, उस संविधान के आर्टिकल, उस संविधान के नियम पूरे 100% लागू हो जाए, यहाँ पर कोई भी जाति के आधार पर लड़ाई नहीं होगा, कोई भी धर्म के आधार पर लड़ाई नहीं होगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई भूखमरी से नहीं मरेगा और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बाबा साहब का संविधान इस तरह का संविधान है। लेकिन आज आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर में 50 साल से ज्यादा तक रही, 15 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी की सरकार रही, अभी कांग्रेस की सरकार चल रही है। इन दोनों सरकारों में आप लोगों को क्या अंतर दिख रहा है? कोई भी अंतर नहीं है। इनकी नीतियों में कोई फर्क नहीं है, इनकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले साल 2018 में जब पिछले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी का गठबंधन था, और गठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में था कि गठबंधन की मर्जी के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के नेता खुद परेशान हो गए थे। हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष उस समय में माननीय ओपी वाजपेयी जी के पास इनके नेता पीएल पुनिया जी बार बार फोन कर रहे थे कि सरकार बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए वाजपेयी जी, आपके विधायकों का समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से दहशत हो गया था कि तीसरे मोर्चे की सरकार छत्तीसगढ़ में आने वाली है। और तीसरे मोर्चे यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार अगर बन जाती, गठबंधन की सरकार बन जाती, तो जिस तरह से भारतीय संविधान का पालन 100% यूपी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया, वही चीज छत्तीसगढ़ में होने वाला था, वही चीज छत्तीसगढ़ में होने वाला था। और इसकी भनक कांग्रेस और बीजेपी को लग गई, आरएसएस को लग गई, क्योंकि आरएसएस इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाया गया है, उसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। आरएसएस कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए, अम्बेडकरवादियों की सरकार आए, जय भीम बोलने वालों की सरकार आए। इसीलिए आरएसएस ने पिछले दरवाजे से अपने पीछे से जो है इन लोगों ने आपस में जो है गठबंधन कर लिया। आरएसएस ने कहा बीजेपी को ये हमारा एनालिसिस है, चुनाव के बाद हमारा एनालिसिस है। आरएसएस ने कहा, बीजेपी ने कहा कि आरएसएस जो बीजेपी को कहा कि आप पीछे हट जाओ और कांग्रेस को आगे बढ़ा दो, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद जो भी कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री होगा, उसको बीजेपी के एजेंडे को लागू करना पड़ेगा, उसको बीजेपी के एजेंडे पर काम करना पड़ेगा, हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करना पड़ेगा। इस शर्त पर बीजेपी और आरएसएस ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत बना दिया, ताकि बीएसपी और जोगी कांग्रेस का जो गठबंधन था वो सरकार न आ पाए। आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं कि आज भूपेश बघेल जी हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, आज भूपेश बघेल जी राम वन पथ गमन बना रहे हैं, आज भूपेश बघेल जी अंतरराष्ट्रीय रामायण कथा का आयोजन करा रहे हैं। पूरी तरह से बीजेपी के एजेंडे को भूपेश बघेल जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भूपेश बघेल जी ने जब मार्च में बजट पेश किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विपक्ष का बोलती बंद कर दिया है, कोई नहीं बोलने को तैयार है, हमने सबका ख्याल रखा है, हमने सबका सम्मान किया है। इसलिए बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। हमारा ये कहना है, बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि आप तो भूपेश बघेल जी बीजेपी के एजेंडे को लागू करने का काम कर रहे हो, बीजेपी आपका विरोध क्यों करेगी? बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के सरकार चला रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। और इन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी पदों में भर्ती करेंगे अपने चुनावी घोषणा पत्र में, और आज जब भर्ती करने की बारी आई, आज जब लाखों जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, आज जब नौकरी के मांग करने के लिए सरकार से बोले, नौकरी देने की बारी आई, सरकार का हाथ पांव फूल गया। सरकार ने कहा, अपने जो की सरकार 2023 के चुनाव में जो जाने वाली है, भूपेश बघेल को समझ में आ गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी पेंशन देने के लिए योजना का लाया 2500 रुपया का, और उस 2500 रुपया का पेंशन देगा युवाओं को। एक तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनका कहना है कि बेरोजगारों सरकारी ऑफिस के सामने पकौड़ा तलो, यही तुम्हारा रोजगार है। और भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं कि 2500 पेंशन देंगे भाई आप लोगों को। उसके लिए 50 शर्त लगा दिए कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए,
आपके घर में बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए, आप जो है जमीन इतना होना चाहिए, हजारों शर्त लगा दिए और ये सब प्रक्रिया करते करते चुनाव आ जाएगा। बेरोजगारों को ठगने का काम ये भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, इनके झांसे में आने का नहीं है। मैं हमारे युवा बेरोजगार साथियों से कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में आने का काम नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमारे कार्यकर्ता गांव गांव में जाकर के, जो आप लोग के बीच में ये पेटी रखे हैं, डब्बा रखे हैं, गांव गांव में एक वोट और एक नोट का अभियान चलाते हैं। अपने गरीब लोगों से चंदा लेते हैं, अपने गरीब लोगों से सहयोग इकट्ठा करके इस आंदोलन को चला रहे हैं। हम लोग कोई अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े सेठ साहूकारों से पैसा नहीं लेते, हम लोग अपने गरीब लोगों के सहयोग से इस आंदोलन को चलाते हैं। और गांव गांव से आए हुए हमारे गरीब, हमारे भाई बहनों को, अशिक्षित भाई बहनों को भारतीय संविधान के ज्ञान देते हैं, बाबा साहब का ज्ञान देते हैं, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की बात को बताने का काम करते हैं। क्योंकि हजारों साल से हमारा समाज अशिक्षित रहा, हजारों साल से हमारा समाज भूखा रहा, इसलिए आज भी वो बेचारा खाना की तरफ देखता है। आज भी उसको यही चिंता रहती है कि भाई भूख लग रही, खाना कब मिलेगा। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने खाने का व्यवस्था किया तो हमारे सभी लोग खाने की तरफ चले गए। इसमें हमारी समाज की कोई गलती नहीं है। आज देखिए आप लोगों को कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने क्या बना दिया, जो कि हम इस धरती के मालिक हैं, ये छत्तीसगढ़ के मालिक हैं हम लोग, ये धन धरती हमारी है। चाहे बस्तर का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे सरगुजा का क्षेत्र देख लीजिए, वहां पर कोयले का भंडार है, लोहा का भंडार है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास बॉक्साइट है, टीना है, कोरंडम है, अबरक है, इमली है, महुआ है, टोरा है, हर चीज का भंडार है, सागौन है। लेकिन आज हमारा समाज गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने के लिए मजबूर है। गरीबी रेखा के कार्ड बनाने के लिए हमारे लोग सरपंच लोगों के पास जाते हैं। और आज आप लोग को पता है इस देश का जो पूंजीपति है अडानी, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास 10 लाख करोड़ रुपया की संपत्ति है और हमारे पास दिन भर में 100 रुपया मिलना मुश्किल है। इस तरह से जो गैर बराबरी आर्थिक व्यवस्था है, ये कांग्रेस और बीजेपी ने इसको बढ़ाने का काम किया। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारे देश में जो अगर हम लोग ये कहें कि हम लोग 100 मजदूरों को 400 रुपया रोजी देंगे, 100 मजदूरों को 400 रुपया रोजी देंगे, रोज काम करना है तो 100 मजदूर 400 रुपया रोजी का अगर काम करेंगे, वो एक साल में 1 करोड़ रुपया कमाएंगे। एक साल में उनका 1 करोड़ बनेगा और 1 करोड़ रुपया एक साल में बनेगा तो जितना जो है अडानी के पास संपत्ति है, उतना पैसा कमाने के लिए कितना दिन लगेगा? 10 लाख साल लगेगा। इतना 10 लाख साल में हम उसके बराबर संपत्ति नहीं पैदा कर पाएंगे। उतना संपत्ति ये नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की कांग्रेस दोनों ने मिलकर के अडानी अंबानी को करोड़पति पूंजीपति बनाने का काम किया है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर हमको ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोगों को भी मान सम्मान चाहिए, हम लोगों को भी उनके जैसा जिंदगी चाहिए जो पूंजीपति लोग जिंदगी जीते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है जो मुकेश अंबानी है, उनका घर 27 मंजिल का है, जहां पर ये हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड बना हुआ है, जहां पर 2 स्विमिंग पूल बना हुआ है, जहां का लाइट बिल 8 लाख रुपया महीना आता है और वहां पर केवल 5 लोग रहते हैं। इस तरह से आप लोग देखेंगे हमारी सारी जो धन दौलत है, हमारी जो कमाई है, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास जमा हो गई है। आप लोग क्या देख रहे हो, हम लोग क्या देख रहे हैं? और हमारे सचिव भाई तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारे रोजगार सहायक तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारी आंगनबाड़ी बहनें तनख्वाह बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही है। और अभी भूपेश बघेल जी को जब अपनी सरकार जाते हुए दिखी तो उन्होंने जो है कुछ पैसा बढ़ाने का काम किया है। तो इस तरह से उनके झांसे में आने का काम नहीं करना है। हम लोगों को अपना मान सम्मान हक अधिकार चाहिए तो भारत के संविधान के ऊपर चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करने की जरूरत है। आज जब छत्तीसगढ़ के अंदर जब अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा आया, अब ओबीसी के लोगों को 27% रिजर्वेशन देने की बारी आई तो इन लोग टाल मटोल करने लगे।
इन लोगों ने देने का काम नहीं किया। लेकिन जब भानु प्रतापपुर उपचुनाव हुआ, वहां पर आदिवासी समाज ने अपना खुद का प्रत्याशी उतार करके कांग्रेस पार्टी को चैलेंज देने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी की सिमटी पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने आनंद फानन में ये जो एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण बिल पास किया। ये लोग अपना सत्ता वापस जाते हुए देख करके इन लोगों ने मजबूरी में करने का काम किया, क्योंकि भूपेश बघेल जी को मालूम था कि राज्यपाल के पास जाकर के मामला अटकेगा और इनको देना नहीं पड़ेगा। ये लोग जानबूझ के खेल खेले हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिल करके खेल खेले हैं। इस तरह से एक ओबीसी का बेटा अपने ओबीसी के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। आदिवासी समाज वैसे ही आंदोलनरत है। आदिवासी समाज जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलनरत है। पूरा आदिवासी समाज को आज नक्सली के नाम से मारा जा रहा है, नक्सली के नाम से जेल में ठूसा जा रहा है। पूरे देश के अंदर, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर 14,000 से ज्यादा लोग जेलों में बंद हैं, जबकि वहां की क्षमता उतनी नहीं है। तो आज जो है भेड़ बकरियों की तरह हमारे आदिवासी भाइयों को कांग्रेस और बीजेपी के लोग जेलों में ठूसने का काम कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम है कि बस्तर के अंदर में पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ और मिलिट्री आर्मी को ले भेज करके वहां पर आदिवासियों को मारने का काम, फर्जी मुठभेड़ों में मारने का काम किया जा रहा है। अरे देश के अंदर में इनकी जरूरत नहीं है। आपको आर्मी की जरूरत है, आपको सीआरपीएफ की जरूरत है, आपको मिलिट्री की जरूरत है। पाकिस्तान के बॉर्डर में भेजो, आपको चाइना के बॉर्डर में भेजो, लेकिन आपने कहां भेज दिया? जहां लंगोटी पहनने वाला आदिवासी रहता है। और उस आदिवासी को हमारे इस सरकारों ने, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने नक्सली बोल के मारने का काम किया, जेल में भरने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए सरकार के सामने खड़े हो गया है। क्योंकि वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची के रहते छत्तीसगढ़ की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस बस्तर की जमीन से एक मिट्टी का, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं ले सकती। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में लिख दिया है। ये 5वीं अनुसूची कहलाती है। और 5वीं अनुसूची में वो जो ग्राम सभा परमिशन देगी, तब ये सरकार जो है वहां पर खदान डाल सकती है। और 5वीं अनुसूची ये सरकार के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहा है, क्योंकि सरकार को चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इन सरकारों को अडानी और अंबानी को लोहा का खदान देना है, कोयला का खदान देना है। और इन लोगों के रास्ते में ये 5वीं अनुसूची सबसे बड़ा रोड़ा बन के खड़ी है। इसलिए आदिवासियों को मारना जरूरी है, आदिवासियों को मारना जरूरी है, आदिवासियों को वहां से हटाना जरूरी है। और 5वीं अनुसूची के रहते ये संभव नहीं है। इसलिए फर्जी नक्सलवाद का मुद्दा सामने लाया गया है और नक्सलवाद के नाम से वहां पर जगह जगह पैरामिलिट्री फोर्स को और सीआरपीएफ को भेज करके कैंप लगाया गया है। पूरा बस्तर एक छावनी बन गया है। क्या यही उम्मीद किए थे हम लोग? छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी के नाम से बना था कि आदिवासियों को मारने के लिए राज्य बना था, कि आदिवासियों को जेल में भेजने के लिए बना था। और हमारा ये छत्तीसगढ़ या किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, तो क्या हम लोगों ने यही सोचा था कि ये भी वही करेगा जो भाजपा करती है, ये भी वही करेगा जो ये बीजेपी करती है? तो हमारे भाजपा और कांग्रेस में क्या अंतर हुआ भाई? हम लोगों को जब मरना ही है तो ये दोनों सरकार को आने वाले समय में मारने का संकल्प लेना पड़ेगा। ये दोनों सरकारों को खत्म करने का संकल्प लेना पड़ेगा, दफन करना पड़ेगा इस जमीन के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को। तब इस छत्तीसगढ़ के अंदर में आदिवासी राज आएगा, मूल निवासियों का राज आएगा। एसटी एससी ओबीसी लोग यहाँ पर राज करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसी के साथ भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो। हमारी सरकार सबको मान सम्मान देने का काम करती है। जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर चलकर सरकार चलाने का काम किया, इसीलिए आज इस पाटन की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जगह पर आकर के आप लोगों ने जो हिम्मत का काम किया, जो हमारे गायक कलाकार कहते हैं कि भाई अगर आप लोग डरोगे कि सरकार हमको ये कार्रवाई करेगी, ये डरपोक वाला काम नहीं, ये कायर वाला काम नहीं, ये हिम्मत वाले लोगों का काम है। यहाँ पर आप लोग आए हो, आप लोग की हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। कांग्रेस और बीजेपी की विदाई अब तय है। और चूंकि हमारे ज्यादा संख्या में महिलाएं आई थी और उनको घर में जाके खाना भी बनाना पड़ता है, बच्चे भी संभालने पड़ते हैं, इसलिए कई लोग उठकर चले गए हैं। मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि आप लोगों ने आकर के बहुजन समाज पार्टी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में कांग्रेस और बीजेपी के पीछे लग्गू बनने का काम हम लोग नहीं करेंगे।
इन धोखेबाज सरकारों को बदलने के लिए नीला झंडा, हाथी निशान और बहन कुमारी मायावती जी के साथ चलकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हम लोग काम में लगेंगे। यही आशा उम्मीद करते हुए इस पाटन विधानसभा के दुर्ग जिले के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप लोग के सफल कार्यक्रम के लिए आप लोग का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबको सादर जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।